प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। संज्ञा प्रकरण के प्रथम भाग में कल हमने माहेश्वर सूत्र, मंगलाचरण आदि के बारे में और स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में उसके आगे सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र को लेते हैं। सबसे पहले सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तब उसमें हमारा उत्तर होना चाहिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र के बारे में समझते हैं। ये इसकी वृत्ति है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालुवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का समान होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। सूत्र में हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो यहाँ प्रथम पद के रूप में तुल्यास्य प्रयत्नम शब्द दे रखा है, जिसमें 3 पद जोड़े गए हैं, तुल्य, आस्य और प्रयत्नम। तुल्य से तात्पर्य है समान, आस्य से तात्पर्य वैसे मुख होता है, लेकिन यहाँ आस्य का तात्पर्य मुख में होने वाले अर्थात उच्चारण स्थान। प्रयत्न शब्द से तात्पर्य केवल आभ्यंतर प्रयत्न लिया गया है। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब सामने जिज्ञासा ये रहती है, जो विद्यार्थी प्रथम बार इस सूत्र को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल शास्त्री प्रथम वर्ष में संस्कृत रहित विद्यार्थी भी प्रवेश ले रहे हैं, तो वो जब इस सूत्र को पढ़ेंगे तो सबसे पहले समस्या यही आएगी कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। तो इससे सूत्र से पहले हमको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम उच्चारण स्थानों को लेते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान व्याकरण में 8 बताए गए हैं, लेकिन यहाँ इन 11 सूत्रों के माध्यम से 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग हुआ है। पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ सबसे पहला सूत्र देखते हैं हम, अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। सबसे पहले सूत्र में हम कंठ नामक उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ते हैं कि कंठ नामक उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्णों का होता है। तो सबसे पहले दे रखा है ए। कु से तात्पर्य क वर्ग से है। वर्ग के प्रथम अक्षर अगर उदित होते हैं तो उसका तात्पर्य वो संपूर्ण वर्ग होता है। कु का मतलब क वर्ग से है। इसी प्रकार है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब इसी क्रम में क्रम चल रहा है। आई उण के अंतर्गत दूसरा स्वर ई आया था। क वर्ग के पश्चात च वर्ग है के पश्चात है वर्ग से ये आता है, और विसर्ग की जो श्रेणी है उसमें स तीनों से आते हैं। तो इचु यसानाम तालु, दूसरा उच्चारण स्थान तालु। ई, च वर्ग, ये और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न पूछा जाता है जय वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो वहाँ उत्तर हमको देना है तालु। इस प्रकार से वर्णों के नाम के अनुसार उनके उच्चारण स्थान दिए गए। तीसरा सूत्र लिखा गया ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग, रे और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा अर्थात सिर होता है। इसके आगे लृतु लसानाम दंता, ली, तय वर्ग, लय, स, इनका उच्चारण स्थान दंत होते हैं। अगले सूत्र में बताया उपु पद्मानिया नाम औष्ठौ, उ, पय वर्ग, उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ वर्ण है, पय वर्ग है
और उपदमानीय है। उपदमानीय से तात्पर्य है प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश जो चिन्ह होता है इसको उपदमानीय के नाम से जाना जाता है। इसलिए उ, प वर्ग और उपदमानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छठे सूत्र में बताया गया यमगणना नाम नासिका च। यहाँ प्रत्येक जो पांचों वर्ग हैं उनका प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है य, मैं, ng, ण और न। इनका उच्चारण स्थान नासिका और उसके आगे च लिखा हुआ है। पूरे 11 सूत्रों में केवल इसी सूत्र में च लिखा हुआ है। तो इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका और च से तात्पर्य अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे ये का उच्चारण स्थान नासिका तथा तालु होता है क्योंकि ये च वर्ग में आएगा। इसी प्रकार मैं का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ होता है। तो ये पंचम वर्ण जिनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। इसके बाद 7वां जो सूत्र है उसमें लिखा गया एदैतौ कंठ तालु अर्थात ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, क्योंकि ए और ऐ ए और ई से मिलकर ए बनता है। इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। इसलिए ए एक संयुक्त स्वर और उसके उच्चारण इस तरह से कंठ और तालु दोनों होते हैं। इसी प्रकार औदौ तो कंठ तालु, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर भी ओ, ए और ऊ से मिलकर ओ स्वर संयुक्त स्वर बनता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। आगे एक व्यंजन ऐसा पाया गया वकारस्य दंतोष्ठम। तो वकारस्य दंतोष्ठम के रूप में देखिए वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। वह दंत से भी बोला जाता है, ओष्ठ से भी बोला जाता है। समस्त भाषाविदों ने भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी यूरोपियन भाषाओं में भी ये माना कि वह की जो ध्वनि होती है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ये केवल संस्कृत का ही उच्चारण स्थान नहीं है, सभी भाषाओं में वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 17वीं शताब्दी और उससे पूर्व 17वीं शताब्दी में भट्टोजी दीक्षित ने इस तरह का वर्णन प्रस्तुत किया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। लेकिन हम देखते हैं कि पाणिनि काल से ही वकारस्य दंतोष्ठम जैसी जो स्थितियां हैं, तो सबसे पहले संस्कृत विद ने ही इस प्रकार का अपना उत्तर दिया जिसको आज यूरोपीय भाषाओं में भी उसको मान्यता प्रदान दे रखी है। क्योंकि अंग्रेजी में भी ये कहा जाता है कि वह का जो उच्चारण स्थान है वो जब वह वी से उच्चारित होता है तो उसका उच्चारण स्थान दंत होता है, और जब वो डब्लू से उच्चारित होता है तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इसको यूरोपियन भाषाओं में भी इसको स्वीकार किया गया, संस्कृत के इस योगदान को। इसके आगे जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है। जिह्वामूल्य से तात्पर्य जैसे उपदमानीय में प और फ से पहले अर्ध विसर्ग होता है, उसी प्रकार जिह्वामूल्य में भी क और ख इससे पूर्व अर्ध विसर्ग जैसा जो चिन्ह है उसको हम जिह्वामूल्य कहते हैं, और इसका उच्चारण जिह्वा का मूल भाग जिह्वामूल होता है। लास्ट में नासिका अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो इस प्रकार इन 11 सूत्रों में उच्चारण स्थानों का बोध कराया गया, और यहाँ ये भी निश्चित हुआ कि कुछ वर्ण ऐसे थे जिनके 2-2 उच्चारण स्थान होते थे। कहीं पर यहाँ जो प्रथम सूत्र के रूप में हमने पढ़ा था तो यहाँ एक क्रम है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्ग। इस तरीके से इस क्रम से भी हम इनका उन सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं और इसके आधार पर इनको याद किया जा सकता है। तो इसके उच्चारण स्थानों के बारे में केवल इतने प्रश्न आ सकते हैं कि भाई कितने सूत्रों में इसका प्रयोग किया गया, तो 11 सूत्र लिखेंगे। कितने उच्चारण स्थान है तो 8 भरेंगे। लेकिन 8 ऑप्शन जैसी स्थिति नहीं आती है तो हमको 7 भी उत्तर राइट होता है, क्योंकि इन 11 सूत्रों में 7 ही उच्चारण स्थानों का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात इस सवर्ण संज्ञा के सूत्र से संबंधित ही दूसरा ऑप्शन प्रयत्न का आता है, और उस प्रयत्न में प्रयत्न भी 2 प्रकार का। सबसे पहले लिखा यत्नो द्विधा, अर्थात यत्न 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यत्न
शब्द में ही प्रयत्न शब्द भी रूढ़ हो गया, और आजकल प्रयत्न पूछे जाते हैं तो प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, तो उसमें भी उत्तर हमको 2 भरना है। लेकिन कहीं इस तरह की स्थिति आ जाए कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम में प्रयत्न का तात्पर्य क्या है, तब हमको उसमें आभ्यंतर प्रयत्न भरना है। तो यत्न या प्रयत्न 2 प्रकार के, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन हम जिस पुस्तक को शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है, और उसमें आभ्यंतर प्रयत्न चतुर्धा कहा गया है, यानी आभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं। लेकिन इसके पश्चात आगे कुछ वरदराज आचार्य ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 5 माने हैं। तो यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में जो 4 और 5 का जो असामंजस्य जिसको कहें, इस तरह का जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले भट्टोजी दीक्षित के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न 4 और वरदराज के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से हैं, कौन से आभ्यंतर प्रयत्न को भट्टोजी दीक्षित नहीं मानते हैं, इसके बारे में देखिए। यत्नोद्विधा, यत्न 2 प्रकार के, पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करने में जब आंतरिक परिवर्तन होते हैं तो वो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इसमें भट्टोजी दीक्षित ने अपनी सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के माने हैं, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न है चतुर्धा। शास्त्री प्रथम वर्ष में सिद्धांत कौमुदी पाठ्यक्रम में है, इसलिए वहाँ ये ऑप्शन राइट है। लेकिन जब यही विद्यार्थी STC आदि का टेस्ट देंगे तो वहाँ इसका उत्तर हमको 5 भरना होगा, क्योंकि उसके सिलेबस में सिद्धांत कौमुदी नहीं है, वहाँ वरदराज आचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी सिलेबस में रहती है, इसलिए उस स्थिति में आपको उत्तर 5 भरना है। तो यहाँ दोनों में अंतर यह है, भट्टोजी दीक्षित ये 4 मानते हैं, स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम, विव्रतम और संवृतम, जबकि वरदराजाचार्य ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में एक आभ्यंतर प्रयत्न बढ़ाया है और उसका नाम है ईसद विव्रतम। और भट्टोजी दीक्षित ने ईसद विव्रत के वर्णों को विव्रत में ही माना है। तो समयकाल परिस्थिति के अनुसार, हालांकि वरदराजाचार्य ने बाद में अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उसमें उनको एक बढ़ाना पड़ा, उसका कारण है कि सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के प्राय सभी सूत्रों का प्रयोग किया गया है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में मुख्य सूत्रों को ही ग्रहण किया गया है। जब मुख्य सूत्रों को ग्रहण किया गया तो वहाँ उनको एक ये बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि उन्होंने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का जो निषेध सूत्र बनाया था नाज्जलो, उसका उसमें पाठ नहीं किया, इसलिए उसको जब पाठ नहीं किया तो वहाँ ये समस्या आ सकती थी, इसलिए उन्होंने विव्रत के 2 भाग किए, ईसद विव्रतम। तो सबसे पहले देखिए, स्पृष्टम, स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक 5 वर्गों के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और उन स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम होता है। तो प्रश्न आता है चय वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न भवति, तब हमको उत्तर भरना होता है स्पृष्टम। इस प्रकार पूरे 25 वर्ण। ऐसे भी प्रश्न आता है स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो कहाँ से प्रारंभ होते हैं, तो का आदयो, क आदि ये सामते, अर्थात क जिसका प्रारंभिक वर्ण है और मैं जिसका अंतिम वर्ण है, ऐसे 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं और उनका उच्चारण स्थान स्पर्श होने के कारण वो स्पष्ट है। दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न है ईसत स्पृष्टम, और इसमें लिखा गया ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, तो अंतस्थ वर्णों का य व र ल, इन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है। तीसरे नंबर पर विव्रतम, विव्रत नाम का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो उसमें उस्मणाम स्वराणाम च, उस्म वर्ण और स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत को माना गया। उस्म 4 वर्ण होते हैं, स है और स्वर, इन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत माना गया है। यही वर्ण तो सारे ही समाप्त हो गए, और लेकिन स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो एक बचा हुआ है संवृतम।
तो संवृतम के लिए लिखा है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी ह्रस्व अवर्ण की प्रयोग अवस्था में संवृत नाम का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, और जब उस ह्रस्व अ का प्रक्रिया में प्रयोग होता है, प्रक्रिया अवस्था होती है अ की, तब उसका विवृत होता है। प्रयोग बोलने की अवस्था के रूप में जब प्रयोग ह्रस्व का जब उच्चारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में संवृत कहा गया है। यहाँ संवृत में दोनों प्रक्रिया जो लिखी है विवृत और संवृत वाली, तो यहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम की एक विस्तृत व्यवस्था है जो इस स्तर की नहीं है। तो इस रूप में हमको ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न इस तरीके से याद रखने, कौन से वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। थोड़ा सा आगे चल करके जब जैसे ही दूसरी क्लासों के रूप में, दूसरी परीक्षाओं के रूप में रीट और सेकंड ग्रेड आदि के भी जो टेस्ट होते हैं उनमें भी आपको इस तरीके से ऑप्शन भरना है, लेकिन वहाँ आपको ईसद विवृत साथ में लेना पड़ेगा। और ईसद विवृत के रूप में आपको वहाँ ईसद विवृत में स है माने जाते हैं। अगर यहाँ इस तरह का ऑप्शन कहीं दूसरी परीक्षाओं के लिए जवाब दें तो वहाँ आपको ये ऑप्शन भरना है स है का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत। लेकिन शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सिद्धांत कौमुदी पुस्तक होने के कारण वहाँ हमको उत्तर ये भरना है। इसके पश्चात देखिए आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थानों, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए वहाँ इनका ही ग्रहण किया गया। तो जैसे प्रश्न आता है आभ्यंतर प्रयत्नों का उपयोग किसमें है, तो सवर्ण संज्ञा में। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न है बाह्य प्रयत्न क्यों लिए गए, बाह्य प्रयत्नों का क्या उपयोग है। तो बाह्य प्रयत्न केवल आंतर्य परीक्षण के लिए बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है। आंतर्य परीक्षण से तात्पर्य है सदृशतम का चयन करने के लिए कि ज्यादा समान कौन है, उसका जब परीक्षण किया जाता है तब हमको बाह्य प्रयत्न काम में लेने होते हैं। जैसे कहीं पर कोई प्रयोग है, जैसे वाघ प्लस हरी है, तो अब जैसे कहा जाता है के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा, तो पूर्व सवर्ण क ख ग घ में से कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां जब उसका आंतर्य परीक्षण किया जाता है ना, ज्यादा नजदीकी उत्तर कौन सा होगा, तब उसमें हमको बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग देखना होता है। तो प्रश्न है बाह्य प्रयत्न है कतिविधा, तो उत्तर देना है हमको बाह्य प्रयत्न एकादशधा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों को हम इन 5 बिंदुओं से समझ लेंगे। सबसे पहला बिंदु है विवारः, श्वासः, अघोषश्च, अर्थात विवार, श्वास और अघोष, ये 3 बाह्य प्रयत्न, इनके कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है खय। खय प्रत्याहार में, खय एक प्रत्याहार का नाम है, इसमें पहला और दूसरा वर्ण आता है। 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तेसाम यमा, यानी पहले और दूसरे वर्ण के जो यम होते हैं, यम का मतलब होता है कि जैसे कोई उदाहरण है, जैसे ये एक उदाहरण है। अब यहाँ ये प्रथम वर्ण 2 बार आया और इसके पश्चात ये पंचम वर्ण है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण की आवृत्ति हो और उसके पश्चात अगर 5वां वर्ण आता है तो वहां प्रथम के पश्चात जो दूसरा वर्ण वो यम कहलाता है। इसलिए ये क के पश्चात जो क है ये यम है, क्योंकि इसके पश्चात ये पंचम वर्ण है, तो इनको हम यम वर्ण कहेंगे। तो ये यम वर्ण इन 2 वर्णों के ही होने चाहिए, पहला और दूसरे का, तो तब उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष मान्य होगा। इसलिए खय यानी पहला और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का, उनके यम, जिव्यामूल्य उपदमानियौ, और जिव्यामूल्य उपदमानियौ पहले पढ़ा हमने अभी कि जिव्यामूल्य क और ख के पहले आधा विसर्ग, उपदमानीय प और फ से पहले आधा विसर्ग, उनको हम जिव्यामूल्य और उपदमानीय कहते हैं। उनका भी बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। इसके पश्चात विसर्ग, इसके पश्चात स, ये वर्ण, इन वर्णों के बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो घोष और अघोष, अघोष वर्ण पहला और दूसरा है। इसके अलावा जो वर्ण है तीसरा, चौथा, पांचवा, वो घोष होते हैं। इसके पश्चात दूसरे रूप में हमने पढ़ा, इसमें फिर 3 बाह्य प्रयत्न लिए गए, संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, इसमें हस प्रत्याहार लिया गया। हस प्रत्याहार से तात्पर्य तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का।
अर्थात 15 वर्ण, और है, य, व, र, ल, ये 5 वर्ण। तो इस तरह से 20 व्यंजन वर्ण, 20 व्यंजन वर्ण इसमें हुए, और 13 व्यंजन वर्ण विवार श्वास अघोष में। पूरे 33 व्यंजनों को इन 2 भागों में, आगे संधियों में भी ये इस तरीके से ही पढ़े जाएंगे। तो 3, 4, 5 है, य, व, र, ल। तीसरे और चौथे वर्ण के यम, क्योंकि 5वें का यम नहीं होता, इसलिए तीसरे और चौथे वर्ण के यम, अनुस्वार, ये सब, इनका सबका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। इसके बाद आता है अल्प प्राण, 7वें नंबर का बाह्य प्रयत्न। अल्प प्राण में वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्णा, वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये तथा पहले और तीसरे का यम और य, व, र, ल, ये इन वर्णों के बाह्य प्रयत्न के रूप में अल्प प्राण को भी माना गया। और इसके पश्चात महाप्राण के रूप में, महाप्राण में वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ हो, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, उनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण माना गया। दूसरे और चौथे का यम वर्ण, वो भी महाप्राण है, और स है, इन उस वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। यहाँ 4 इन सूत्रों में पूरे व्यंजन वर्णों को लिया गया। तो अब एक प्रश्न इस तरह का भी हो सकता है, कोई भी वर्ण दिया जाएगा व्यंजन वर्ण, उसमें पूछा जा सकता है कि इस व्यंजन वर्ण के अधिकतम बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो एक व्यंजन वर्ण के अधिकतम बाह्य प्रयत्न 4 हो जाते हैं। 3 एक लाइन में लिखे गए, एक अल्पप्राण या महाप्राण में से एक होता है, और अंतिम जो 5वां बिंदु है वो केवल स्वरों के लिए है। स्वरों के लिए 3 बाह्य प्रयत्न लिए गए, पहला उद्दात, दूसरा अनुद्दात और तीसरा स्वरित। तो उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, इनके रूप में समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न उद्दात भी होता है, अनुद्दात भी होता है और स्वरित भी होता है। जैसा कि हमने वहाँ अचों के भेद में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई उद्दात कौन होता है, अनुद्दात कौन होता है और स्वरित कौन होता है, वो सभी स्वरों में काम आते हैं। इस प्रकार से ये पूरे 11 बाह्य प्रयत्न और 4 आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस तरीके से इनका विवरण है। यहाँ बाह्य प्रयत्न इसलिए पढ़े गए, इनका आंतरिक परीक्षण से तात्पर्य यह है कि जैसे ये एक उदाहरण है, मान लो वाघ हरि। अब यह ये कहा जाता है कि है के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है, पहले जैसा होता है। अब पहले जैसा, जो पहले जैसे से तात्पर्य उसके सवर्ण का मतलब इसके सवर्ण सभी है, क, ख, ग, घ, ng। तो 5 में से इस है के स्थान पर कौन सा हो। तो यहाँ इसका समाधान उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न आदि से पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो आगे चल करके हम ये देखते हैं कि और ज़्यादा सदृशतम उत्तर कौन सा आ सकता है। तब हम बाह्य प्रयत्नों से मिलाते हैं कि यहाँ देखा आपने कि भाई है का बाह्य प्रयत्न कौन है। तो है का बाह्य प्रयत्न देखिए, है का बाह्य प्रयत्न इसमें आता है, अर्थात संवार, नाद और घोष। तो अब संवार, नाद, घोष में कौन कौन आएंगे? 3, 4, 5। इसका मतलब 3, 4, 5 इनमें से कोई उत्तर आएगा। ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि है से ज़्यादा निकटतम संबंध इनका है, जिनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष है। इसलिए यहाँ है के स्थान पर क और ख नहीं हो सकता, अर्थात या तो ग होगा या घ होगा या ng होगा। अब भी 3 वर्ण हैं, इसलिए उत्तर 1 होगा कोई। तो अब हम अल्पप्राण महाप्राण में से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि महाप्राण है के स्थान पर है का अल्पप्राण होता है या महाप्राण होता है, तो है का महाप्राण माना गया, स है। और है जब महाप्राण है तो अब महाप्राण के रूप में वर्ण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो अब केवल चौथा ही ऑप्शन राइट है, इसलिए अब है के स्थान पर घ का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ इस तरीके से एक रूप बनाते हैं हम, वाघरी रूप सिद्ध होता है। तो इस तरीके से आंतरिक परीक्षण के लिए बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग सवर्ण संज्ञा के लिए उपयोगी है, सवर्ण संज्ञा में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न उपयोगी है, और आंतरिक परीक्षण में बाह्य प्रयत्न उपयोगी है। इस तरीके से हम पूरे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बिंदु को समझते हैं। अब
उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों के बाद संज्ञा प्रकरण में कुछ संज्ञाएं दी गई है, उनके बारे में ये पूछा जाता है। वृद्धि संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हमको सामान्य रूप से ये पढ़ना है। सबसे पहले पहली संज्ञा आती है इसमें वृद्धि संज्ञा। हालांकि क्रम से तो गुण आना चाहिए, लेकिन पाणिनि ने सबसे पहले अपने अष्टाध्याय में सूत्र लिखा वृद्धि राधेच, क्योंकि वृद्धि शब्द एक मंगल का प्रतीक है और उसको मंगलाचरण के रूप में सबसे पहला सूत्र पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्याय में लिखा है। उसी से स्टार्ट करते हैं हम संज्ञा विधायक सूत्रों में। तो सबसे पहले वृद्धि राधेच एक सूत्र है, यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि राधेच। कभी कभी गलती से हम वृद्धि रेची भी भर जाते हैं, तो वृद्धि रेची वृद्धि संधि करता है, वो वृद्धि संधि विधायक है, जबकि वृद्धि राधेच वृद्धि संज्ञा विधायक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह अपेक्षित होता है कि वृद्धि संज्ञा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो दो तरह से ऑप्शन याद रखें। ऑप्शन कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है आत और एच, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। आत और एच को समझना होगा, तो आत और एच के रूप में देखिए, आत से तात्पर्य केवल आ है, एच से तात्पर्य ऐ और औ। इसका मतलब ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो दोनों ही ऑप्शन याद रखना है हमको। यदि वो प्रश्न इस तरह से पूछता है तो हमको डायरेक्ट संस्कृत भाषा में उत्तर जैसे देना है, तो आत एच से वृद्धि संज्ञम स्यात्। ऑप्शन के रूप में आंसर आते हैं तो आत एच भी आ सकता है, उसमें ये वर्ण भी आ सकते हैं, तो ये भी याद रखना है, आ ऐ और औ। इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, आत एच से वृद्धि संज्ञा स्यात्। क्योंकि जब किसी स्वर के पश्चात ये तय पढ़ा जाता है, तपर पढ़ा जाता है, तो उससे उसी वर्ण का, उसी स्वर का बोध होता है, चाहे वो रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो। अगर यहाँ दीर्घ दे रखा है तो इससे केवल आ का ही ग्रहण किया जाएगा, ए का ग्रहण नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ आत से तात्पर्य आ है। तो आ, ऐ और औ ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। दूसरा है गुण संज्ञा विधायक सूत्र, और इसमें लिखा है अदेंग गुण है, बिल्कुल उस जैसा ही है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, यानी अत की और एंग की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ भी दोनों ऑप्शन कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में अत और एंग भी आ सकता है, तब ये याद उत्तर वर्ण है। अब ऐसा नहीं दे करके वो वर्ण पूछ सकता है, तो अत का तात्पर्य यहाँ, जैसे आत का तात्पर्य केवल आ है, तो यहाँ अत का तात्पर्य केवल ए है, क्योंकि इसके पीछे भी तपर पड़ा है। तपर से तात्पर्य केवल उसी कालिक स्वर का होता है, तो यहाँ रस्व के साथ है, इसलिए रस्व का ग्रहण होगा। एंग जो प्रत्यार है, एंग प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ। तो इस प्रकार गुण संज्ञक वर्ण भी तीन होते हैं, ए और ओ। इसको दूसरे शब्दों में अत और एंग कह सकते हैं। तो जब भी गुण करेंगे तो तीन ही गुण कर सकते हैं, ए गुण कर सकते हैं, ए गुण कर सकते हैं, या ओ गुण कर सकते हैं। जैसे उप प्लस इंद्र तो उपेंद्र ए गुण हो गया, गंगा प्लस उद्गम तो गंगोद्गम ओ गुण हो गया, कृष्ण प्लस रिद्धि तो कृष्णर्धि उसमें ए गुण हो गया, ए के पश्चात ए प्लस डी में आगे रपर होता है। तो अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है। इसके बाद आगे आता है धातु संज्ञा विधायक सूत्र। धातु संज्ञा विधायक सूत्र में कहते हैं भुआदयो धातवः, अर्थात क्रियावाची भू आदि की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक या भू, क्योंकि भू शब्दवाचक भी है भू भूमि के लिए, लेकिन यहाँ भू कौन सा होना चाहिए, क्रियावाचक। क्रियावाचक भू, वा भी यहाँ क्रियावाचक है, तो भू वा आदि इनकी धातु संज्ञा होती है। तो क्रियावाचक भूआदि भू प्रारंभिक धातु के रूप माना गया, इनकी सबकी क्या होती है, धातु संज्ञा की जाती है। इसके बाद आगे है चादियो असत्वे। सत्व का मतलब द्रव्य होता है, असत्व का मतलब अद्रव्यवाचक। तो अद्रव्यवाचक, अद्रव्यार्थ च आदि जो होते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। कभी कभी कोई जो शब्द है वो द्रव्यवाचक हो जाता है तो वो निपात नहीं होगा, लेकिन अगर वो अद्रव्यवाचक है तो वो निपात है। जैसे पशु शब्द लिखा गया, जैसे एषः
जनः पशु वदति। और दूसरा लिखा एषः पशु वदति। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये पशु जो शब्द है एक जगह इसके रूप में प्रयोग हुआ है, अद्रव्यर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे में पशु द्रव्यर्थ के रूप में प्रयोग, इसलिए इसका अर्थ हुआ ये पशु बोलता है, लेकिन उसका अर्थ हुआ ये व्यक्ति ठीक प्रकार से बोलता है। तो वहां पर अद्रव्यार्थ, तो अद्रव्यार्थ जो होते हैं च आदि वो निपात संज्ञक होते हैं। तो प्रश्न इसमें यह पूछ सकता है कि निपात संज्ञक च आदि निपात संज्ञक होते हैं किस प्रकार के, द्रव्यार्थक या अद्रव्यार्थक, तो उसमें हमको उत्तर भरना है अद्रव्यार्थक। इससे आगे अगला सूत्र है उपसर्ग क्रिया योगे। प्र आदि जो 22 होते हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंग नी, ये जो 22 प्र आदि हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंक, इसी तरह जैसे नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, ये 22 ये जो प्रादि हैं, इन प्रादियों का जब क्रिया के योग में प्रयोग होता है तब उनको उपसर्ग कहा जाता है। इसलिए प्रश्न आता है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 के रूप में उत्तर देना है। इसके बाद आगे है न वेति विभाषा। न का मतलब निषेध और वा का मतलब विकल्प। वा प्लस इति, वेति का संधिच्छेद है यहाँ, वा प्लस इति, तो न निषेध और वा विकल्प। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा संज्ञा किस किस की होती है, प्रश्न आता है तो निषेध विकल्पयो। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तब उत्तर भरेंगे न वेति विभाषा। इसके बाद एक संज्ञा विधायक सूत्र और है परय सन्निकर्ष संहिता। परय यानी अत्यधिक, वर्णों की अत्यधिक, सन्निकर्ष यानी समीपता, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। तो ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। संहिता को दूसरे शब्दों में संधि भी कहा जाता है। तो परय यानी वर्णों की अत्यधिक, सन्निकर्ष का मतलब समीपता को संहिता कहते हैं, यहाँ संहिता संज्ञा होती है। संहिता का दूसरा नाम संधि से है। अगला सूत्र है संज्ञा विधायक सूत्र। एक संज्ञा आती है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा जिन वर्णों की होती है उन वर्णों को क्या कहते हैं, उन वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात हल यानी व्यंजन वर्ण, अंतरा का मतलब व्यवधानित, अनंतरा का मतलब अव्यवधानित, जिनका अव्यवधान हो, यानी हल अजभिर अव्यवीता हलय संयोग संज्ञा स्यु, अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा जैसे रक्त, तो यहाँ क और तय के बीच स्वर का व्यवधान नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए क और तय इन दो वर्णों की संयोग संज्ञा हो गई। तो हलो अनंतरा संयोग, प्रश्न आता है संयोग संज्ञा किन की होती है, हल वर्णों की होती है। किन का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो अचों का व्यवधान, तो अच भी अव्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। अंत में एक सूत्र और पद संज्ञा विधायक। पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, ऐसा प्रश्न होता है तो उसका उत्तर है सुप्तिंगंतम पदम। यहाँ लिखा सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। पद संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है, सुप्तिंगंतम पदम। और पद संज्ञा किस किस की होती है, सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। कभी कभी ABCD के ऑप्शन में कुछ कंपटीशन की परीक्षाओं में ऐसा पूछ लिया जाता है कि पद संज्ञा होती है, एक ऑप्शन देता है सुबंतम तिंगंतम च, एक ऑप्शन देता है सुप च तिंग च, एक ऑप्शन देता है सुबंतम च तिंग च, एक में देता है सुप च तिंगंतम च। तो ध्यान रखें उसका ऑप्शन उत्तर राइट होगा सुबंतम तिंगंतम च।
यद्यपि सूत्र को देखते हैं तो सूत्र में सुप और तिङंतम जैसी स्थिति दिखाई देती है, तो कभी कभी हम ऑप्शन इस सूत्र के आधार पर भर जाते हैं कि सुप और तिङंत की पद संज्ञा होती है, लेकिन ऐसा नहीं। उत्तर भरेंगे सुबंतम तिङंतम से, क्योंकि सुप और तिंग है, उसके पीछे अंत शब्द दिया हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत जब कोई पद पीछे जुड़ता है तो उसकी विशेषणता दोनों के साथ जुड़ जाती है, सुप के साथ भी और तिंग के साथ भी। जैसे वहाँ भी तो पढ़ते हैं कारक प्रकरण में, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वहाँ मात्र शब्द सबके साथ जुड़ता है। उसी प्रकार सुबंतम तिङंतम से पद संज्ञम स्यात्। इस प्रकार जो 21 सुप है जिनसे सुऔजस, जिनको हम कहते हैं सुऔजस, जिनसे शब्द रूप बनाए जाते हैं, ऐसे 21 को सुप कहा जाता है। और वो जिसके अंत में है वो सुबंत कहलाएगा, उसको ही हम पद कहेंगे। जैसे मान लो राम है, तो राम है प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, इसके पीछे सु आया है, यानी एक सुप प्रत्यय है, इसलिए ये एक पद कहलाएगा। इसी तरह से जैसे तिङंत है, जैसे पठती, तो तिङंत क्रियावाचक, तिंग 18 होते हैं और सुप 21 होते हैं, क्योंकि 7 विभक्तियां होती है, प्रत्येक विभक्ति के रूप में 3-3 होते हैं। तो इस प्रकार से 21 सुप प्रत्यय हैं और 18 तिंग प्रत्यय, क्योंकि 9 परस्मयी पद में होते हैं, पठती, पठते, पठंती, और इसी तरह 9 होते हैं आत्मनेपद पद में, जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो इस प्रकार यहाँ इन पूरे 21 और 18 से जुड़े हुए शब्द रूप और धातु रूप, उनको हम पद कहते हैं। इसलिए सुबंत और तिङंत दोनों की पद संज्ञा होती है। इस प्रकार ये संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है। इसके प्रश्नों को हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं।